नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी कश्मीर में राहुल गांधी की एंट्री की, पहलवानों के विरोध प्रदर्शन से बैकफुट पर आई सरकार की, जानेंगे मीडिया की आवाज को दबाने के लिए सरकार बना रही है क्या नियम, गुजरात में कैसे सरकार दबा रही है विपक्ष की आवाज, बात करेंगे 3 राज्यों में बीजेपी की अग्नि परीक्षा की, आशीष मिश्रा पर सख्त हुए सुप्रीम कोर्ट की, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी बीजेपी के किले को बचाने निकले पीएम मोदी की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राम सेतु को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। सरकार ने कहा राम सेतु के राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की प्रक्रिया पर चल रहा है काम। महाराष्ट्र में सियासी घमासान, कांग्रेस ने निर्दलीय नामांकन दाखिल करने वाले सत्यजीत तांबे को किया निलंबित। सत्यजीत के पिता 3 बार के एमएलसी सुधीर तांबे को पहले ही किया जा चुका है निलंबित। 2002 गुजरात मामले पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को सरकार ने बताया प्रोपेगेंडा। विदेश मंत्रालय बोला औपनिवेशिक मानसिकता को दिखाता है ये। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 187 अंक लुढ़ककर 60,858 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 58 अंक की गिरावट के साथ 18,108 अंक पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राहुल गांधी ने आज कश्मीर में एंट्री कर ली है, लेकिन कश्मीर पहुंचने से पहले राहुल गांधी ने आज पठानकोट में बीजेपी को आड़े हाथों लिया। पंजाब में यात्रा का आखिरी दिन पठानकोट में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगा, जहां राहुल के भाषण को सुनने के लिए भी लोगों का जनसैलाब नजर आया। तो क्या कहा राहुल गांधी ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर में पहुंच चुकी है। यात्रा के स्वागत के लिए भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे। साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला भी बस से अपने समर्थकों के साथ राहुल गांधी के स्वागत के लिए पहुंचे हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत भी यात्रा का स्वागत करने के लिए लखनपुर पहुंचे। फारूक अब्दुल्ला इससे पहले यूपी में भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर पहुंचने से पहले पंजाब के पठानकोट में कांग्रेस की महार रैली हुई, जिसमें राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि 3 काले कानूनों से किसानों के साथ जो हुआ वही अग्निवीर योजना से जवानों के साथ हुआ है। बीजेपी की कोशिश है कि लोगों को डराकर उनकी तपस्या का फल 2 से 3 अरबपतियों को दिया जा रहा है। डर का माहौल बनाकर नफरत फैलाई जा रही है। मीडिया में हर वक्त नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखता है। गलत जीएसटी, नोटबंदी, किसान को खाद की समस्या मीडिया में नहीं दिखती। आपकी जेब काटी जा रही है। इन मुद्दों पर ध्यान ना जाए, इसलिए ये सब नहीं दिखाया जाता। रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मैं बीजेपी को चोर कहूं, डाकू कहूं या क्या कहूं, जनता ने कांग्रेस पार्टी को चुना, हमें आशीर्वाद दिया, लेकिन इन्होंने हमारी सरकारें चुरा ली। ये तो डराते हैं, डरा धमका के हमारे कई लोगों को वो लेके चले गए हैं। लोग जो हमको चुन के दिए, हमारे 6 सरकारें उन्होंने चोरी की। मध्य प्रदेश की चोरी की, कर्नाटक की चोरी की, महाराष्ट्र की चोरी की। तो मैं क्या कहूं, ये बहुत बड़े मशहूर, मैं क्या कहूं, चोर कहूं, डाकू कहूं, क्या कहूं, क्योंकि जनता चुन के दिए कांग्रेस पार्टी को कि भैया महाराष्ट्र में आपकी हुकूमत होना चाहिए, कर्नाटक में आपकी हुकूमत होना चाहिए, मध्य प्रदेश में आपकी हुकूमत होना चाहिए। और इसके पहले भी जितने भी मेघालय, गोवा, ये सभी हमने जीत के आए थे, लोगों के आशीर्वाद से आए थे, लेकिन उन्होंने तोड़ फोड़ कर लोगों को एक एक करके लेके गए। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी को श्रीनगर में समाप्त होगी। राहुल ने एक बार फिर बीजेपी की पोल खोली है, तो वहीं भारतीय कुश्ती संघ की पोल भारतीय पहलवानों ने खोल दी है। कुश्ती संघ के अध्यक्ष बीजेपी नेता इस विरोध प्रदर्शन से बैकफुट पर हैं। विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया समेत करीब 30 पहलवान भारतीय कुश्ती संघ के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठ गए हैं। संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और कई कोच के ऊपर यौन शोषण के आरोप लगे हैं। जंतर मंतर पर देश के दिग्गज पहलवानों के धरने का दूसरा दिन था। दिल्ली के जंतर मंतर पर 200 से ज्यादा खिलाड़ी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और धरने के दूसरे दिन ही सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर आती दिख रही है। पूरा देश कुश्ती में देश को ओलंपिक से लेकर तमाम प्रतियोगिताओं में मेडल दिलाने वाले अपने खिलाड़ियों के साथ खड़ा दिख रहा है। खिलाड़ियों ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बृजभूषण बीजेपी के सांसद भी हैं, ऐसे में सत्ता में उनकी मजबूत पकड़ है। महिला पहलवान अपने उत्पीड़न की बात कह रही हैं। बृजभूषण
ब्रजभूषण के इस्तीफे की मांग हो रही है। इस बीच खेल मंत्रालय ने धरना दे रहे खिलाड़ियों को बातचीत के लिए बुलाया। खेल सचिव एसएआई के डीजी के साथ पहलवानों की बैठक हुई, लेकिन बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला। पहलवानों ने साफ कह दिया है कि जब तक ब्रजभूषण को नहीं हटाया जाता वो धरना समाप्त नहीं करेंगे। धरने पर बैठी महिला रेसलर विनेश फोगाट ने कहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने हिम्मत है तो सामने आए और 2 मिनट बैठकर बात कर लें। वो सामने नहीं बैठ पाएंगे। धरने पर वो महिला रेसलर भी हैं जिनका शोषण हुआ है, वो सबूतों के साथ यहाँ बैठी हैं। फेडरेशन अध्यक्ष के खिलाफ 4 से 5 महिला रेसलर एफआईआर दर्ज कराएंगी। हम ब्रजभूषण को जेल भिजवाएंगे। अगर हम जैसे पहलवानों के साथ ऐसा हो रहा है तो बाकी लड़कियां कितनी सुरक्षित हैं? अगर हम सुरक्षित नहीं हैं तो हिंदुस्तान में एक भी लड़की पैदा नहीं होनी चाहिए। खेल सचिव से हुई मुलाकात के बाद साक्षी मलिक ने दावा किया, हमें सिर्फ आश्वासन दिया गया है, हम आश्वासन से संतुष्ट नहीं हैं, हमें ठोस कार्रवाई चाहिए। बजरंग पूनिया ने कहा कि ब्रजभूषण ने कहा था कि सबूत दो तो कोई भी सजा स्वीकार कर लूंगा। पहले हमारे साथ 2 लड़कियां थी, अब हमारे साथ विद प्रूफ 6 से 7 लड़कियां हैं जिनका अध्यक्ष ने शोषण किया है। हम पीछे नहीं हटेंगे, हम सिर्फ इस्तीफे से संतुष्ट नहीं होंगे, हम फेडरेशन को भंग कराना चाहते हैं। खिलाड़ियों के प्रदर्शन से सरकार बैकफुट पर है। ब्रजभूषण से जवाब मांगा गया है। कुश्ती महासंघ ने 22 जनवरी को इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। कहा जा रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह अपने पद से इस्तीफे की पेशकश कर सकते हैं। कुश्ती संघ पर छिड़े इस घमासान पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने धरना दे रहे पहलवानों का समर्थन किया है, जिससे मोदी सरकार की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। मुश्किलें तो मीडिया सरकार की बढ़ाना चाहती है। बीजेपी सरकार मीडिया की आजादी पर अंकुश लगाना चाहती है, जिसको लेकर सरकारी एजेंसी पीआईबी ने फेक न्यूज के बहाने मीडिया तंत्र को पंगु बनाने का खेल शुरू कर दिया है, जिसका कांग्रेस ने विरोध किया है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। मोदी सरकार लंबे वक्त से सोशल मीडिया पर अंकुश लगाने की बात करती रही है। उसी के तहत सरकार ने 2 दिन पहले एक ऐसा ही संशोधन कर आदेश जारी किया है, जिसको लेकर एडिटर्स गिल्ड्स ऑफ इंडिया ने कहा है कि ये नियम सरकार की वैध आलोचना का गला घोट देगा। मोदी सरकार के प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की फैक्ट चेकिंग यूनिट अगर किसी भी खबर को फैक्ट करार देती है तो उसे बाद में किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पोस्ट नहीं किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अपने एक ड्राफ्ट प्रपोजल में कहा है कि फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर समेत दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पर ऐसी कोई भी न्यूज अपडेट ना करें जिसे केंद्र एजेंसी पीआईबी ने फेक करार दिया हो। यानी सरकारी एजेंसी जिस भी खबर को फेक कहेगी वो खबर कहीं और नहीं चलाई जा सकेगी। एडिटर्स गिल्ड्स ऑफ इंडिया ने ट्विटर पर एक प्रेस स्टेटमेंट शेयर किया है, जिसमें पीआईबी से मांग की गई है कि वो अपना मसौदा संशोधन खत्म कर दे। गिल्ड का कहना है कि कोई खबर फर्जी है ये बताने का जिम्मा अकेले सरकार के हाथ में नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ तो इससे सेंसरशिप जैसे हालात बन जाएंगे। ये बात भी ध्यान देने वाली है कि एक्चुअली गलत कंटेंट से निपटने के लिए पहले से ही कई कानून मौजूद हैं। एडिटर्स गिल्ड्स ऑफ इंडिया ने यह भी कहा कि यह संशोधन प्रेस की आजादी को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो या फैक्ट चेक एजेंसियां मीडिया कंपनियों या ऑनलाइन मीडिया कंपनियों को वो खबरें हटाने के लिए मजबूर कर सकती हैं जिनसे सरकार को परेशानी हो सकती है। एडिटर्स गिल्ड्स ऑफ इंडिया का मानना है कि सरकार का ये कदम सरकार की वैध आलोचना का गला घोट देगा, साथ ही सरकारों को जिम्मेदार ठहराने की प्रेस की काबिलियत पर भी असर डालेगा। गिल्ड ने पहले भी इस संशोधन पर चिंता जाहिर की थी। जब मार्च 2021 में इसे पहली बार पेश किया गया था, तब गिल्ड ने कहा था कि ये नियम केंद्र सरकार को बिना किसी न्यायिक निरीक्षण के देश में कहीं भी पब्लिश खबरों को ब्लॉक करने, हटाने या बदलने का अधिकार देते हैं। गिल्ड ने यह भी कहा था कि इन नियमों के विभिन्न प्रावधानों में डिजिटल न्यूज मीडिया समेत बड़े पैमाने पर मीडिया पर अनुचित प्रतिबंध लगाने की क्षमता है। मीडिया पर वार यानी अभिव्यक्ति की आजादी पर वार है। वार तो गुजरात में भी विपक्ष पर सरकार कर रही है। हाल ही में 2 राज्य गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस ने बीजेपी से एक राज्य हिमाचल प्रदेश छीन लिया, तो गुजरात में बीजेपी अपनी सत्ता बचाने में कामयाब रही। हिमाचल की हार से बीजेपी में बौखलाहट दिख रही है, इसलिए अब गुजरात में वो विपक्ष को उसका अधिकार भी देने को तैयार नहीं है। तो क्या है पूरा मामला, देखते हैं इस रिपोर्ट में। कांग्रेस ने बीजेपी से हिमाचल प्रदेश छीन लिया। हिमाचल में बीजेपी विपक्ष में है। जयराम ठाकुर को कांग्रेस सरकार में विपक्ष के नेता का दर्जा मिला है, लेकिन गुजरात में जहां बीजेपी सत्ता में है वहां वो मुख्य विपक्षी पार्टी का दर्जा कांग्रेस को देने को तैयार नहीं है।
गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है और कांग्रेस ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा को विधायक दल का नेता और शैलेश परमार को उपनेता बनाया है। इसकी जानकारी विधानसभा अध्यक्ष जगदीश ठाकुर को भी दी गई है, लेकिन अभी तक कांग्रेस नेता को विपक्ष के नेता का दर्जा नहीं दिया गया है। नेता विपक्ष का पद अभी तक खाली है। गुजरात विधानसभा में नेता विपक्ष के चुनाव का नियम साफ है। नियमों के अनुसार विपक्ष में सर्वाधिक संख्या रखने वाली पार्टी के विधायक दल के नेता को नेता विपक्ष माना जाता है। नेता विपक्ष का दर्जा मिलने पर काफी सारी सुविधाएं मिलती हैं। नेता विपक्ष का कैबिनेट रैंक के चलते पुलिस प्रोटोकॉल भी मिलता है, लेकिन सरकार इस बार नियमों में बदलाव करने की तैयारी में है। कांग्रेस को मुख्य विपक्षी दल का दर्जा देने से रोकने के लिए गुजरात सरकार अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही है, जिसके जरिए पार्टी नेता विपक्ष के 10% के संख्या बल को जरूरी कर सकती है और इसी के चलते अभी तक कांग्रेस नेता को विपक्षी दल के नेता का दर्जा नहीं दिया गया है। बीजेपी की रणनीति से साफ है, वो विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश में जुट गई है। विपक्ष की आवाज को कमजोर करने के लिए अध्यादेश का सहारा लाने की तैयारी है। गुजरात में बीजेपी की मनमानी चल रही है, लेकिन 3 राज्यों में आने वाले चुनाव बीजेपी के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। तो कैसे मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा के समीकरण बीजेपी के सामने पेश कर रहे हैं चुनौतियां, देखते हैं इस रिपोर्ट में। चुनाव आयोग त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर चुका है। त्रिपुरा में 16 फरवरी को, नागालैंड और मेघालय में 27 फरवरी को वोटिंग होनी है। त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी विधायक मणिक सरकार सीएम है, जबकि नागालैंड और मेघालय में पार्टी सरकार में सहयोगी है। लेकिन अब इन तीनों ही राज्यों में बीजेपी मुश्किल में दिखाई दे रही है। इन तीनों राज्यों में बीजेपी के लिए त्रिपुरा सबसे अहम है, क्योंकि यहाँ उसकी सरकार है। लेकिन बीजेपी के खिलाफ इस बार सीपीएम और कांग्रेस ने चुनाव से पहले ही गठबंधन कर लिया है। सीपीएम का ग्रामीण क्षेत्र में और कांग्रेस का शहरी क्षेत्र में मजबूत आधार है। इसके साथ ही आदिवासियों की पार्टी टिपरा मोथा ने भी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। 2018 में 60 सदस्यीय त्रिपुरा विधानसभा में बीजेपी को 36 और उसकी सहयोगी आईपीएफटी को 8 सीट मिली थी। सीपीएम 16 सीटों पर सिमट गई थी। बाकी दलों का खाता तक नहीं खुल पाया था। 2018 से पहले राज्य में सीपीएम और कांग्रेस के बीच ही मुकाबला होता रहा है और इस बार दोनों ही दल बीजेपी के खिलाफ साथ आ गए हैं, जिससे बीजेपी त्रिपुरा में मुश्किल में दिख रही है। त्रिपुरा की तरह बीजेपी के लिए मेघालय और नागालैंड भी महत्वपूर्ण है। मेघालय में एनपीपी और नागालैंड में नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की सरकार है। बीजेपी दोनों ही सरकार का हिस्सा है। चुनाव के ऐलान के साथ ही मेघालय सरकार से 1 कैबिनेट मंत्री और 4 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया और ये सभी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी यूडीपी में शामिल हो गए। यूडीपी को सत्ताधारी एनपीपी के लिए चुनौती माना जा रहा है। एनपीपी ने मेघालय डेमोक्रेटिक गठबंधन यानी एमडीए बनाया है, जिसमें बीजेपी भी शामिल है, लेकिन इस बार एमडीए मुश्किल में दिखाई दे रहा है। नागालैंड में भी बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। बीजेपी के लिए इन 3 राज्यों में सरकार बनाना आसान नहीं है। आसान तो अब आशीष मिश्रा के लिए भी जेल से बाहर आना नहीं होगा। आज सुप्रीम कोर्ट में लखीमपुर खीरी मामले की सुनवाई हुई, तो क्या कुछ हुआ सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में, देखते हैं इस रिपोर्ट में। लखीमपुर खीरी मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने आज सुनवाई के दौरान हैरान करने वाली बात कही है। सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने आरोपी आशीष मिश्र की जमानत याचिका का विरोध किया था। साथ ही कोर्ट को अवगत कराया कि घटना के चश्मदीद गवाह ने आरोपी मिश्र को मौके से भागते देखा था और ये बात चार्जशीट में भी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोर्ट में कहा कि अपराध गंभीर श्रेणी का है, ऐसे में आरोपी को जमानत देना समाज पर बुरा असर डाल सकता है। आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी मामले में आरोपी आशीष मिश्र की जमानत याचिका पर सुनवाई की। आशीष मिश्र ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसमें हाईकोर्ट ने आशीष मिश्र को मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया था। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी का बेटा आशीष मिश्र आरोपी है। आरोप है कि अक्टूबर 2021 में लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर आशीष मिश्र की कार ने किसानों को रौंद दिया था, जिसमें 4 किसानों की जान चली गई थी। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने एसयूवी सवार लोगों पर हमला कर दिया था, जिसमें कार का ड्राइवर और 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं की भी जान चली गई थी। आरोपी आशीष मिश्र जेल में बंद है। जमानत के लिए आरोपी आशीष मिश्र ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, लेकिन पिछले साल जुलाई में दिए अपने फैसले में हाईकोर्ट की आशीष मिश्रा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। इससे पहले इस मामले में हाईकोर्ट ने पिछले 10 फरवरी को आशीष मिश्र को जमानत दे दी थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत को रद्द कर दिया था। बुलेटिन के आखिर में बात पीएम मोदी की। आज पीएम मोदी कर्नाटक और महाराष्ट्र के दौरे पर थे, जहां उन्होंने एक बार फिर बीजेपी की सफलताओं और देश में हुए विकास के काम गिनाए। कर्नाटक में सत्ता पर काबिज बीजेपी की हालत काफी खराब है, तो वहीं महाराष्ट्र में भी बीजेपी की स्थिति नाजुक है। तो क्या दोनों राज्यों में बैकफुट पर पहुंची बीजेपी के किले को बचा पाएंगे पीएम मोदी,
देखते हैं ये रिपोर्ट। कर्नाटक और महाराष्ट्र के दौरे पर निकले पीएम मोदी आज सबसे पहले कर्नाटक पहुंचे। इस राज्य में बीजेपी सत्ता पर काबिज है। कर्नाटक में इसी साल विधानसभा चुनाव है, जिसके मद्देनजर पीएम मोदी का ये दौरा कई मायनों में काफी खास था। कर्नाटक पहुंचे पीएम मोदी कलबुर्गी में ढोल बजाते भी नजर आए। पीएम मोदी ने कर्नाटक में करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी, जिसे आने वाले चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। इसके अलावा बंजारा समुदाय की एक रैली को संबोधित किया। रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर वार किया। प्रधानमंत्री ने कहा, देश में जिन्होंने लंबे समय तक शासन किया, उन्होंने वोट तो ले लिया, लेकिन ठोस फैसले नहीं लिए। दलित, वंचित, आदिवासी, दिव्यांग, महिलाएं, समाज के सभी वंचित वर्गों को अब उनका पूरा हक मिल रहा है। सशक्तिकरण के लिए हम स्पष्ट रणनीति पर काम कर रहे हैं। अब गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी, दिव्यांग, महिलाएं जैसे वंचित समाज अब इन्हें मूल सुविधाएं तेज गति से दे रही हैं। पीएम मोदी के इस बयान से साफ है कि कर्नाटक में कांग्रेस बीजेपी पर भारी पड़ रही है और आने वाले चुनावों में कांग्रेस बीजेपी को मात दे सकती है। तो वहीं महाराष्ट्र में भी पीएम मोदी ने विपक्ष को अपने निशाने पर लिया, लेकिन महाराष्ट्र में तो पीएम के पहुंचने से पहले ही पीएम मोदी के ऐसे पोस्टर लगाए जिनमें पीएम बाला साहेब ठाकरे के सामने हाथ जोड़ते नजर आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना गुट की तरफ से ये पोस्टर लगाए गए थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन दोनों राज्यों में बीजेपी की स्थिति काफी नाजुक है। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव है तो कर्नाटक में विधानसभा चुनाव है। अब पीएम मोदी का जादू यहां चलेगा या नहीं, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन पीएम ने अपने चुनावी प्रचार का आगाज जरूर कर दिया है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखती रहिए DB लाइव। नमस्कार।